हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू टॉप। सो इन टुडेस 10 मिनट्स अ डे सीरीज हम डिस्कस करेंगे नो योर कस्टमर नॉर्म्स पार्ट 2। तो जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर के बारे में बात की थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितनी डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप टारगेट कर रहे हो जैप नवंबर 2025, यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका बहुत ही अच्छा एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हो। तो चले स्टार्ट करें विद आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर फॉर सोल प्रोप्राइटरी फर्म, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, अदर जुरिडिकल पर्सन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी ओनर के बारे में भी बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे कि सोल प्रोप्राइटर फर्म के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सोल प्रोप्राइटर फर्म क्या होता है कि एक ही पर्सन ऑपरेट कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक राम पर्सन है, उसका क्या है, उसने राम किराना स्टोर ओपन किया है, तो वो क्या हो गया, सोल प्रोप्राइटर, राइट। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है जिससे उसकी लीगल एग्जिस्टेंस का पता चलता है। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस के तहत आपको ये लाइसेंस मिला हो कि आपको एक शॉप ओपन की है जो कि लीगल है। सेल टैक्स या तो आईटीआर हो आपके पास, इनकम टैक्स रिटर्न, या जीएसटी सर्टिफिकेट हो, या आईईसी हो, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड हो फ्रॉम डीजीएफटी, जो कि आपको मिला होता है जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हो आप सोल प्रोप्राइटर, बट मान लीजिए आप बाहर सेल कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स। सेल टैक्स या सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट ये रिक्वायर्ड होते हैं सोल प्रोप्राइटर फॉर्म में। बट सोल प्रोप्राइटर फॉर्म में ना एक कंडीशन है, एक दो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास, ये टू वैलिड डॉक्यूमेंट है ना, इन लिस्ट में से टू वैलिड डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो बैंक एक्सेप्ट कर लेता है आपको एज अ कस्टमर और आपकी सीडीडी कंप्लीट मानी जाती है। अगर एक ही डॉक्यूमेंट है तो उस केस में क्या होगा, बैंक ऑफिशियल्स कंडक्ट करेंगे फील्ड वेरिफिकेशन, तब एक्सेप्ट करेंगे कि अगर बिजनेस वेरीफाई होगा। मान लीजिए आपकी टेलरिंग शॉप है, ठीक है, अब यहाँ पे आपने सिर्फ आईटीआर ही दी है, सपोज कीजिए, तो इस केस में एक ही डॉक्यूमेंट दिया है, तो यहाँ पे फील्ड वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी। बैंक ऑफिशियल जाके चेक करेंगे कि आप एक्चुअल में शॉप ओपन की है आपने कि नहीं की है। इफ आपका बिजनेस वेरीफाई है तो फिर आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं देते तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अब कंपनीज के केस में क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, देखो कंपनीज और सोल प्रोप्राइटर के ना रूल अलग है। सोल प्रोप्राइटर में दो डॉक्यूमेंट से काम चल जाता है कि दो डॉक्यूमेंट्स दी एक्सेप्ट कर लिया, एक देते हो तो फील्ड वेरिफिकेशन हो जाती है। कंपनीज के केस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। सोल प्रोप्राइटर और सोल प्रोप्राइटर का जो बिजनेस है उनको एक ही माना जाता है, लीगली कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, बट कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो यहाँ पे आपको चाहिए होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऐसे समझ लीजिए कि बर्थ सर्टिफिकेट हुआ कंपनी का, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी एग्जिस्ट करती है। फिर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन दी होती हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट, क्या उनके गोल्स हैं। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है कि आप इंटरनली मीटिंग्स आपकी किस तरीके से कंडक्ट होंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या रोल है, ये सारी चीजें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है। पैन चाहिए होता है कंपनी का, बेनिफिशियरी ओनर के पर्टिकुलर्स, ये टर्म आप बार बार सुनेंगे। बेनिफिशियरी ओनर कौन होता है, जिसमें जिसके जो है ना कंपनी में राइट है, उसके कुछ शेयर्स हैं, जो एक्चुअल ओनर माने जाते हैं कंपनी के, वो बेनिफिशियरी ओनर होते हैं। मे बी वो डायरेक्टली डील नहीं कर रहे हैं पब्लिक के साथ या बैंक के साथ, उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी दी होगी किसी पर्सन को, ठीक है, बट इनके जैसे शेयर्स होते हैं बेनिफिशियरी ओनर के कंपनी में, ट्रस्ट में, पार्टनरशिप फॉर्म में, वही देखेंगे कि क्या क्या रेशियो में इनके शेयर्स हैं। रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। पावर ऑफ अटर्नी अगर दी है तो उसका भी डॉक्यूमेंट लगेगा। और केवाईसी डॉक्यूमेंट ऑफ बेनिफिशियरी ओनर एंड ऑथोराइज सिग्नेटरीज, दे दैट विल बी रिक्वायर्ड, ओके। पार्टनरशिप फॉर्म की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपको, ठीक है। फिर आपकी पार्टनरशिप डीड, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिक्वायर्ड, केवाईसी डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टनर्स, बेनिफिशियरी ओनर्स और द पर्सन होल्डिंग पावर ऑफ अटर्नी टू ट्रांजैक्ट ऑन इट्स बिहाफ। जैसे आपकी कंपनी की डिटेल्स थी ना, वैसे पार्टनरशिप फॉर्म में एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। पार्टनरशिप डीड क्या बताता है, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है दो पार्टनर्स की, ठीक है, कितने परसेंट में प्रॉफिट शेयर करें, 60-40 है, 50% है, किस तरीके से। पैन भी लगेगा पार्टनरशिप फॉर्म का, केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे पार्टनर्स के, बेनिफिशियरी ओनर और जो पर्सन होल्डिंग पावर ऑफ अटर्नी, तो पार्टनरशिप फॉर्म का फिर अकाउंट ओपन हो जाता है। फिर बात करते हैं ट्रस्ट की। ट्रस्ट में क्या होता है, ट्रस्ट में भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। ट्रस्ट होता क्या है, एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है ट्रस्ट में ऑथर ऑफ ट्रस्ट के द्वारा,
ऑथर ऑफ ट्रस्ट के द्वारा एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाएगा जो बेनिफिशियरी के बिहाफ पे जो इस ट्रस्ट को मैनेज करता है। तो इनका भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, ट्रस्ट डीड चाहिए होगी, पैन और फॉर्म नंबर 60 ऑफ द ट्रस्ट, डॉक्यूमेंट ऑफ बेनिफिशियरी ओनर, द पर्सन होल्डिंग एन अटॉर्नी टू ट्रांजैक्ट ऑन इट्स बिहाफ, राइट। फिर अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन की अगर बात करें तो जैसे अनरजिस्टर्ड आपके ट्रस्ट होते हैं जो लीगली रजिस्टर नहीं है गवर्नमेंट के पास, पार्टनरशिप फॉर्म्स आती हैं जैसे, तो ये अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन में फॉल होते हैं। इनके भी कुछ अपनी रेजोल्यूशन होती होगी मैनेजिंग बॉडी की, जैसे किसी ने एक हेल्पिंग हैंड करके सोसाइटी बनाई है, हेल्पिंग हैंड करके मान लीजिए एनजीओ स्टार्ट की है, जिनकी रेजोल्यूशन होगी मैनेजिंग बॉडी की, ठीक है। पैन और फॉर्म नंबर 60 चाहिए होगा अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का, पावर ऑफ अटर्नी ग्रांटेड टू ट्रांजैक्ट ऑन इट्स बिहाफ, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मेंबर ऑफ मैनेजिंग बॉडी के, बेनिफिशियरी ओनर एंड द पर्सन होल्डिंग एन अटॉर्नी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है, बैंक क्यों मांगता है कि कोलेक्टिवली एस्टेब्लिश हो जाता है कि उनकी लीगल एग्जिस्टेंस है, चाहे उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है गवर्नमेंट के पास, बट उनके अपने कुछ रूल्स हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं, पैन उनके पास होगा, फॉर्म 60 होगा, पावर ऑफ अटर्नी, केवाईसी जो मेंबर ऑफ मैनेजिंग बॉडी है, बेनिफिशियरी ओनर्स जो हैं, ठीक है। तो ये सारे मेंबर्स के हमें केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट और पार्टनरशिप फॉर्म जैसे हमने बोला जो अनरजिस्टर्ड है वो अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन में फॉल करते हैं। टर्म बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूड सोसाइटीज, कुछ सोसाइटीज होती हैं जो काम कर रही होती है। अब इसमें क्रिकेट क्लब समझ लो, ठीक है, कोई हेल्पिंग हैंड सोसाइटी समझ लो, कोई जिम समझ लो कि जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें चाहिए होती हैं इस केस में, ओके। अदर जुरिडिकल पर्सन्स में जैसे सोसाइटीज होगी आपकी, यूनिवर्सिटीज होगी, लोकल बॉडीज होगी, कुछ सोसाइटीज होती हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे विलेज पंचायत होगी, तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ऑथोराइजेशन डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन ऑथोराइज टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द एंटिटी। अब एक कॉलेज है मान लीजिए, कॉलेज का बेनिफिशियरी ओनर कोई और है, ठीक है, जिसके शेयर है, बट अल्टीमेटली कॉलेज की तरफ से हेड ऑफ द ऑपरेशन मान लीजिए वही सारी ट्रांजेक्शन करता है आगे, ठीक है, जो सिग्नेचर्स वगैरह चेक पास करना है, तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे बेनिफिशियरी ओनर्स के, जो अल्टीमेटली बेनिफिशियरी ओनर है कॉलेज का, जिसका कॉलेज है, उसकी केवाईसी, जो पावर ऑफ अटर्नी के तहत कॉलेज को संभाल रहे हैं, ठीक है, उनका भी केवाईसी चाहिए होगा। प्रूफ ऑफ लीगल एग्जिस्टेंस देना पड़ता है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं कि वो लीगली एग्जिस्ट कर रहे हैं, पंचायत वगैरह होती है, यूनिवर्सिटी, सोसाइटीज, तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी ओनर की। देखो अगर कंपनी के केस में बेनिफिशियरी ओनर किसको माना जाता है, जिनके मोर देन 10% शेयर है कैपिटल और प्रॉफिट में। जैसे मान लीजिए कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं, मान लीजिए 3 और 4 शेयर होल्डर है, फर्स्ट के जो हैं आपके पास 12% शेयर हैं, सेकंड के आपके पास 15% हैं, एंड थर्ड के आपके पास 9% है। तो बेनिफिशियरी ओनर क्या हुआ, ए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। और इनको कंट्रोल राइट्स क्या दिए गए हैं कि अपॉइंट कर सकते हैं मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, कंट्रोल मैनेजमेंट कर सकते हैं और पॉलिसी डिसीजन ले सकते हैं, राइट। जो भी पॉलिसी फ्रेम करनी है, कोई न्यू पॉलिसी लेके आनी है, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, वो भी बेनिफिशियरी ओनर्स करते हैं, कंट्रोल मैनेजमेंट प्रॉपर रखना है, तो वो भी बेनिफिशियरी ओनर करते हैं कंपनी के केस में। पार्टनरशिप की बात करें जो कि रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप की बात करें जो लीगली एग्जिस्ट करती है, इनका क्या रहता है, मोर देन 10% शेयर कैपिटल और प्रॉफिट में, तो वो हो गए बेनिफिशियरी ओनर। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन के केस में क्या होता है, मोर देन 15% शेयर इन कैपिटल, प्रॉफिट या प्रॉपर्टी। ट्रस्ट के केस में भी जो कि रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, कुछ ट्रस्ट हमने डिस्कस किया कि रजिस्टर्ड और कुछ अनरजिस्टर्ड भी होते हैं, तो हम रजिस्टर्ड की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ऑथर, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी के अगर 10% और मोर इंटरेस्ट है ना, और एनी अदर पर्सन एक्सरसाइजिंग इफेक्टिव कंट्रोल, ठीक है, इन सी कंपनी, पार्टनरशिप और ट्रस्ट के मोर देन 10% ही मेंशन किए गए हैं। तो ऑथर जो ट्रस्ट का एक तरीके से मालिक होता है, ट्रस्टी जिसको उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी, या बेनिफिशियरी जिसके लिए, ठीक है, जिसको वो फंड्स बाद में मिलेंगे। तो ये थी आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी ओनर। बहुत बार क्वेश्चन आया है इसमें से, कंपनी के बारे में पूछ लिया जाता है, पार्टनरशिप के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये जो बुक में डाटा है ना आपका वो गलत है। उसमें जो है पुरानी ये शेयर्स कैपिटल प्रॉफिट रेशो बताई हुई है, लेटेस्ट यही है कि कंपनी में मोर देन 10% है, पार्टनरशिप में मोर देन 10%, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन में भी क्या है आपके मोर देन 15%, और ट्रस्ट में मोर देन 10% या 10%, ओके।
राइट। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बेनिफिशियरी ओनर इज द पर्सन हैविंग ओनरशिप ऑफ एंटाइटलमेंट टू मोर देन 15% ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट, 25% ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट, मोर देन 10% ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट, और एनी पार्टनर इन द फर्म. व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? सी, मोर देन 10% ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट. तो to now I want to inform you about the massive price drop on the offer जो कि लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है. आपको डिस्काउंट मिल रहा है फ्लैट 80% ऑफ ऑन और जैप कोर्सेज. आपको कूपन कोड यूज करना है अगस्त 80, राइट, AUGUST, अगस्त 80 आप यूज कीजिएगा. जब कोर्सेज को एक्सेस करेंगे तो आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा जैप कोर्सेज के ऊपर. तो ये वैलिड है आपका 29 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक. ओके. तो सिमिलरली बाकी भी सब्जेक्ट्स अगर आप देखना चाहते हो, बाकी कोर्सेज देखना चाहते हो, उन पे भी अलग अलग जो है आपका डिस्काउंट चल रहा है. पर जैप की बात करें, क्योंकि अभी जस्ट एग्जाम अप्रोचिंग है, नवंबर में आपका एग्जाम है, तो इट इज अ हाई टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन भी टाइमली स्टार्ट कीजिए. तो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ. अभी भी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी. एंड यहाँ पे जो हमारे कोर्सेज है ना, आपको मास्टर कोर्स मिलता है जिसमें आपकी कंप्लीट कवरेज कराई जाती है, लाइव क्लासेस होते हैं जस्ट बिफोर द एग्जाम. फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट यू आर गेटिंग दियर. तो आपको वेबसाइट पे जाना है. तो वेबसाइट का आपका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. तो आप यहाँ पे edutap.co.in पे अगर क्लिक करते हो तो यू कैन डायरेक्टली विजिट द वेबसाइट. और वहां पे आपको एक्सेस करना है कोर्सेज को. कोर्सेज के बाद आपने जाना है जैप कोर्सेज में. जैप कोर्सेज में जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो यू कैन सी द मास्टर कोर्स जो आपको दिए होगा, कंप्लीट मास्टर कोर्स हर एक सब्जेक्ट का. फिर आपको दिखेगा सिंगल मास्टर कोर्स और लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 इज लॉन्च्ड. इस पे भी आपको फ्लैट 80% ऑफ मिल रहा है, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया. इट इज फॉर द लिमिटेड टाइम ओनली. ओके. तो आप वेबसाइट पे जाइए, कोर्सेज को एक्सेस कीजिए और डिस्काउंट लगा के, कूपन कोड लगा के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो. तो और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in, और ये वेबसाइट का एड्रेस है www.edutap.co.in. थैंक यू सो मच.